नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी नॉलेज में। मैं हिंदी का विद्यार्थी और आपका अपना दोस्त डीके। मित्रों, आज से हम हिंदी वर्णमाला को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं और व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप सभी हमसे जुड़ जाइए। हिंदी व्याकरण में वर्णमाला पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जिससे हमारी वर्णमाला बनी या वर्णमाला का नया स्वरूप हमारे सामने आया, उसको हम पहले समझते हैं। उसके तत्पश्चात हम वर्णमाला को समझेंगे। चलिए देखते हैं मित्रों। मैंने पहले लिखा हुआ है ध्वनि। मैंने लिखा है ध्वनि। उसके बाद में यहाँ लिख देता हूँ ध्वनि या वर्ण। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ अक्षर। आगे बढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ शब्द। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ उपो शब्द या इन्हीं को पद बोलते हैं। फिर यहाँ लिखता हूँ मैं पदवन। फिर मैं यहाँ लिखता हूँ उपवाक्य। और अंतिम में दोस्तों मैं पहुँचता हूँ कहाँ, वाक्य में। कुछ इस प्रकार से हमारी क्या है, वर्णमाला तैयार हुई है दोस्तों। ये वर्णमाला देखिए, सबसे पहले हम कहाँ थे, ध्वनि वर्ण में। हमारे बुजुर्ग या हमारे भाषाविद या आज से कई साल पहले हम कहाँ थे, ध्वनि या वर्ण में। ठीक, उसके बाद फिर अक्षर, शब्द, पद। फिर मैंने लिखा है पदबंध, उपवाक्य और वाक्य। अब हम बारी बारी से इनको जान लेते हैं कि ये है क्या या इनका स्वरूप कैसा है, कैसे हमारी वर्णमाला का निर्माण हुआ। वर्णमाला से धीरे धीरे पूरे ग्रंथ और साहित्य बने, हमारी हिंदी व्याकरण बनी, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए हम समझते ध्वनि या वर्ण। प्राचीन काल में दोस्तों आप सभी को मालूम है कि हमारे पास कोई लिपि नहीं थी, हमको लिखने का ज्ञान नहीं था। तो हमारे जो प्राचीन काल में जैसे आदि मानव, उसके बाद का जो समय रहा है वो किसका रहा है, ध्वनि और वर्ण का। लोग केवल आवाजें निकालते थे, विशेष प्रकार की ध्वनियां निकाला करते थे, और कोई भी चीज उनके पास ऐसी नहीं थी जिससे वो उसको अंकित कर सकें, लिख सकें, समझ सकें। तो वो केवल आवाजें निकाला करते थे। धीरे धीरे इसमें दोस्तों क्या हुआ, विकास हुआ। विकास होने के बाद क्या हुआ, हमारे बुजुर्गों को या भाषाविदों को यह महसूस हुआ क्यों ना उस ध्वनि को या वर्ण को हम किसका स्वरूप दे दें, अक्षर का। अर्थात उनको किसका ज्ञान हुआ दोस्तों, लिपि का। अर्थात उनको लिपि का ज्ञान। लिपि आप सब जानते हैं, एक लेखन की विधि है, एक प्रणाली है, लेखन की प्रणाली है। ठीक, लिपि क्या होती है दोस्तों, विशेष प्रकार की एक लेखन प्रणाली या लिपि या विधि जो ध्वनियों को या वर्णों को क्या करती है, विशेष प्रकार के चिन्हों से अंकित करने का काम करती है। पुनः मैं आपको दोहरा दूं, लिपि क्या होती है, ध्वनियों को या वर्ण को क्या करती है, अलग या विशेष प्रकार के चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित करने का या दर्शाने का या अंकित करने का काम करती है। कौन, लिपि। यहाँ हमको लिपि का ज्ञान हुआ और हमने क्या किया, इन वर्ण या ध्वनि के लिए विशेष प्रकार के चिन्ह बना दिए। जैसे कि हमने आ पढ़ते हैं तो उसके लिए हमने ऐसा चिन्ह बना दिया, ई पढ़ते हैं तो ई के लिए हमने ऐसा चिन्ह बना दिया, और वही चिन्ह या यही विशेष प्रकार के चिन्ह आज तक हम हिंदी वर्णमाला में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, ये हमारी लिपि। लिपि के बारे में हम अंदर जाएं तो हमारा इतिहास या हिंदी का इतिहास हमको ऐसा बताता है कि भारत में जो लिपि, हमारी पुराने इतिहासकारों की माने तो भारत में जो लिपि की शुरुआत हुई थी वो 570 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से 570 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि उनके पास एक प्रस्तरखंड मिला या प्राप्त हुआ। प्रस्तरखंड दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिखते जाइए, नोट कर लीजिए। 600 ईसा पूर्व से 570 ईसा पूर्व के आसपास उनको एक प्रस्तरखंड प्राप्त हुआ। प्रस्तरखंड में जो ब्रह्मा जी हैं वो अपने हाथ में ताड़पत्र और कुछ ताम्रपत्र लेके खड़े हुए हैं। तो वहीं से हमारे बुजुर्गों को या भाषाविदों को ये लगा कि ब्रह्मा, चूंकि ताड़पत्र ताम्रपत्र ब्रह्मा जी के हाथों में थे, तो उनको लगा कि यहीं से कौन सी लिपि का प्रारंभ हुआ, या कौन सी लिपि प्रारंभ हुई दोस्तों, ब्राह्मी लिपि। और मैं अगर मानूं किसकी, मैं मानूं या हम पढ़ते हैं विदेश के जो हमारे अध्ययनकर्ता या शोधकर्ता हुए हैं उनकी मानूं, तो वो हमें ऐसा बताते हैं कि 600 ईसा पूर्व के आसपास भारत में किसकी शुरुआत हुई, ब्राह्मी लिपि की। और इसके अध्ययन का जो श्रेय जाता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लें आप। अध्ययन का जो श्रेय जाता है डॉक्टर मैक्स मूलर को। ये आप दोस्तों लिख लें, बहुत ही अनिवार्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसका श्रेय, ब्राह्मी लिपि का अध्ययन का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर मैक्स मूलर को
जाता है। किसके आसपास? 600 ईसा पूर्व के आसपास। उन्होंने अध्ययन किया, पाणिनि के जो श्लोक हैं उनके आधार पर उन्होंने बताया कि भारत की जो प्रारंभिक लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है और यहीं से भारत में लिपि की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे खरोष्ठी लिपि, वर्तमान में तो अनेक प्रकार की लिपि भारत में प्रचलन में, जैसे कि ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठ लिपि और देवनागरी लिपि, आपकी शारदा लिपि, गुरुमुखी लिपि, और तरह तरह की अलग अलग प्रकार की लिपि भारत में चलती है और उनसे संबंधित भाषाओं को बोला, पढ़ा और समझा जाता है। उसमें से हमारी एक देवनागरी लिपि भी है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हिंदी भाषा को पढ़ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ते जाएंगे। इसका उल्लेख आपको संविधान में भी मिल जाता है। 343 अनुच्छेद से लेकर के 351 के अनुच्छेद तक आपको पूरी हिंदी भाषा की विवरण जानकारी प्राप्त हो जाती है। एक और, अब हम संविधान अनुच्छेद में गए दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं प्रारंभ में 343 से 44 के आसपास कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, ये आप नोट कर लें दोस्तों, 15 भाषाओं को। 15 भाषाओं को, इसको हम विस्तार से भी पढ़ेंगे जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे या हिंदी को पढ़ेंगे, जानेंगे, तो फिर भी हम टॉपिक में है तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रारंभिक में 15 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया। धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, हमारे संविधान में परिवर्तन हुआ। 21वां संशोधन, 71वां संशोधन और 92वां संशोधन जब हुआ तो हिंदी भाषाओं के अलावा या जो 15 भाषाएं उनके अलावा कई नई भाषाओं को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें वर्तमान में जो भाषाओं की संख्या वो आप सभी को मालूम है 22 हो चुकी है। ये कुछ लिपि से संबंधित जानकारी। अब एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आप लिख लें दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। ब्राह्मी लिपि, आपको पता है भारत की प्राचीन या सबसे पुरानी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। उसके बाद हमारे पास है खरोष्ठी लिपि। अब इसमें इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है, या प्रश्न पत्र के दृष्टिकोण से या परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। खरोष्ठी लिपि, इसको आप लिख लें दोस्तों, खरोष्ठी लिपि जो है वो दाएं से बाएं बाएं लिखी जाती है, या नोट कर लें क्या, खरोष्ठी जो लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। और जो ब्राह्मी लिपि है जिसमें हम देवनागरी लिपि जिसका उपयोग करते हैं वो हमारी कैसे बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये आप नोट कर लें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, प्रश्न की दृष्टिकोण से बहुत ही अनिवार्य बात है, आप इसको नोट कर लें। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ये तो लिपि की कुछ बातें हुई, ये ध्यान रखेंगे आप। लिपि की शुरुआत भारत में कब? 600 ईसा पूर्व से 570 ईसा पूर्व के आसपास। प्रारंभिक लिपि कौन सी मानी जाती? तो ब्राह्मी, आप ध्यान रखेंगे। ब्राह्मी लिपि के अध्ययन का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर मैक्स मुलर को जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और किस आधार पे? तो उन्होंने पाणिनि के श्लोक को क्या माना? आधार, उनके श्लोक को आधार माना और उन्होंने ऐसा बताया या अपना मत प्रकट किया कि भारत में ब्राह्मी लिपि की शुरुआत 600 ईसा पूर्व से 570 ईसा पूर्व के आसपास हुई है। 5वीं शताब्दी या हम ले लें ये ईसा पूर्व के आसपास हुई है। ये कुछ हमारी लिपि है। वर्तमान में हम देवनागरी लिपि पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और जान रहे हैं, ठीक है। ये हमारी लिपि, यहाँ हमको होता है अक्षर का ज्ञान, और हमने क्या किया, ध्वनियों को या वर्ण को विशेष प्रकार की आकृति या चिन्ह व्यक्त किया, प्रदान किया। जैसे कि हम का पढ़ते हैं, का के लिए हमने ऐसी एक लिपि बना दी या चिन्ह बना दिया, गा के लिए हमने ऐसा एक चिन्ह बना दिया जिसको हम वर्तमान में अभी तक पढ़ते आ रहे हैं और वो चलते आ रहे हैं। ये हमारा होता है अक्षर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीचे आते हैं हम शब्द या पद। ये शब्द या पद क्या होते हैं दोस्तों? जब एक से अधिक अक्षर या एक से अधिक वर्ण, मैंने यहाँ लिखा एक वर्ण, धन मैंने लिखा यहाँ पर दूसरा वर्ण, बराबर मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? शब्द। ये काफी महत्वपूर्ण या अनिवार्य बातें हैं, ये आप ध्यान रखेंगे पेपर की दृष्टि को। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न ही दोस्तों पेपर में पूछे जाते हैं और वही हमसे नहीं बन पाते। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि व्याकरण कैसे कैसे तैयार हुई या उसका स्वरूप कैसे तैयार हुआ, अभी तो हम वो पढ़ रहे हैं। आगे की चीजें हम और विस्तार से अलग अलग उदाहरण के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। ठीक, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, वर्ण धन वर्ण बराबर शब्द। जैसे एक से अधिक वर्ण जब आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? शब्द का। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ का, धन मैंने लिखा माँ, देखिए का एक वर्ण और माँ एक वर्ण, बराबर यहाँ पर क्या हो जाता है? एक शब्द का निर्माण हो जाता है, वो है क्या? कम, एक शब्द बन जाता है। ठीक, अब ये पद क्या है? शब्द तो आप समझते हैं, बचपन से हम पढ़ते भी आ रहे हैं, करते भी आ रहे हैं। अब हम देखते हैं पद। ये पद क्या है?
या पद कैसे, जब ये शब्द को या अलग अलग वर्णों से मिलकर या अनेक वर्णों से मिलकर जो शब्द बने रहते हैं और उसी शब्द को हम जब वाक्यों में प्रयोग कर देते हैं तो वो शब्द किस में बदल जाते हैं दोस्तों, पद में। जैसे कि मैंने एक शब्द यहाँ बनाया है कम, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, मैंने लिखा मैंने आज कम खाया है। एक मैंने देखिए वाक्य लिख दिया है दोस्तों, मैंने आज कम खाया है। ये वही कम शब्द है जो हमने पहले बनाया था। यहाँ देखिए वो कम शब्द आया हुआ है, कम शब्द आया हुआ है। अब देखिए मैंने क्या किया है, वर्ण प्लस वर्ण, शब्द शब्द को मैंने किस में प्रयोग कर दिया है, वाक्य में। तो ये जो यहाँ क्या था, शब्द था, वही वाक्य में प्रयोग हो जाने के कारण वो किस में बदल गया दोस्तों, पद में। ये आप ध्यान रखेंगे, हम पद को ही शब्द के नाम से जानते हैं और शब्द को ही पद के नाम से जानते हैं। लेकिन आपको अंदर क्या याद रखना है, जब इस शब्द को हम किसी वाक्य में प्रयोग कर देते हैं या वाक्यों में इसका प्रयोग कर लेते हैं तो वो शब्द किसमें बदल जाता है, पद में बदल जाता है। ये हमारा था क्या, शब्द कैसे बनता है, तो एक या एक से अधिक वर्ण जब आपस में मिल जाते हैं तो शब्द का निर्माण हो जाता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। वर्ण की सबसे छोटी और सार्थक इकाई, सार्थक का मतलब जो अर्थ देने वाली हो। वर्ण तो मैंने यहाँ लिखा दोस्तों का, वर्ण मैंने यहाँ लिख दिया है का। देखिए एक वर्ण मैंने यहाँ लिखा है का, लेकिन वहीं पर यहाँ मैंने लिखा है शब्द कम। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ण लिखा हुआ है, ये कोई अर्थ आपको प्रकट करेगा क्या, नहीं। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या अर्थ दे रहा है। लेकिन वही मैंने दो वर्णों को आपस में मिला दिया है तो वो बन गया है शब्द। और शब्द ही सबसे छोटी इकाई है, या वर्ण की सबसे छोटी, या वह सबसे छोटी इकाई है जो क्या देती है हमको, अर्थ। एक प्रश्न आपका यहाँ पूर्ण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि शब्द की या वर्ण की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो वो क्या आएगा दोस्तों, आपका शब्द। क्योंकि यही वो सबसे छोटी इकाई है जो हमको अर्थ देती है। इससे छोटा क्या होता है दोस्तों, वर्ण, ऊपर हम जान चुके हैं। इससे छोटा वर्ण या अक्षर होता है, लेकिन वो हमको अर्थ नहीं देता है। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ बता दूं, आगे भी हम इसको वर्णमाला में पढ़ेंगे। ये लिखा है मैंने एक वर्ण, एक लिखा है मैंने यहाँ मावर्ण। वर्ण मतलब अक्षर। ठीक, प्रश्न परीक्षा में क्या पूछा जाता है, क्या यह वर्ण है, वर्ण मतलब अक्षर, इसी को हम अक्षर के नाम से जानते हैं। क्या यह वर्ण या अक्षर है, आपके मन में प्रश्न आता होगा। बिल्कुल है सर, हम तो पढ़ती भी कलम खरगोश गणेश घड़ी इंगा चक्का। ठीक, ये बिल्कुल वर्ण है या अक्षर है। ठीक, प्रश्न कैसे पूछा जाता है, प्रश्न यह आएगा, क्या यह शुद्ध वर्ण है, क्या यह शुद्ध वर्ण है। तो दोस्तों ये शुद्ध वर्ण है क्या, नहीं, ये शुद्ध वर्ण नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये का शुद्ध नहीं है और माँ भी शुद्ध नहीं है। कैसे, जब किसी चीज में या जब किसी, मान लिया जाए मेरे पास एक गिलास पानी है और मैंने उसमें कोई चीज की अगर मिलावट कर दी तो वो शुद्ध बचेगा नहीं, वो हो जाएगा अशुद्ध। वैसे देखिए का वर्ण लिखा हुआ है, ये बना कैसे है, क के नीचे हलचिन या हलन, धन, इसमें स्वर जुड़ा हुआ है आ। अब देखिए इसमें एक और एक क्या हो रहा है दोस्तों, मिलावट। मैंने अभी आपको बताया कि दूध में अगर हम मिलावट कर देते हैं तो वो शुद्ध रहता है क्या, नहीं, वो हो जाता है अशुद्ध। वैसे देखिए का कलम एक वर्ण है या अक्षर है, उसमें दो चीजों की मिलावट हो गई है तो ये शुद्ध बचे क्या, नहीं। माँ देखिए, माँ कैसा होता है हमारा, माँ हलचिन आधा, ये हलचिन है या हलंत है, जिस किसी वर्ण के नीचे यह लग जाता है तो वर्ण को क्या कर देता है दोस्तों, आधा। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ माँ है, माँ वर्ण, और इसमें क्या जुड़ा हुआ है आ, तब जाके क्या बना है हमारा माँ। तो ये भी शुद्ध है क्या, नहीं, ये अशुद्ध है। शुद्ध वर्ण क्या होंगी, जैसे कि आ, ये हमारा शुद्ध वर्ण है, इसी किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। जैसे कि मैंने लिखा कि कोई मिलावट नहीं है, इसको हम तोड़ नहीं सकते। लेकिन ये देखिए इसमें मिलावट है, वर्ण है, अक्षर है, लेकिन शुद्ध वर्ण या शुद्ध अक्षर नहीं है दोस्तों। तो एक प्रश्न यहाँ से भी आपका पूछा जा सकता है कि का या माँ, उदाहरण में आ गया चा, आ गया छा, कुछ भी आ सकता है। पूछा जाएगा कि क्या यह शुद्ध वर्ण है, क्या यह शुद्ध वर्ण नहीं है, क्या यह अशुद्ध वर्ण है। ये आपको ध्यान रखना है। तो शुद्ध और अशुद्ध की पहचान आप कैसे करेंगे, ऐसे आप उसकी पहचान करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखा हमने दोस्तों शब्द, शब्द में मैंने बताया कि वर्ण की सबसे छोटी सार्थक इकाई या अर्थ देने वाली इकाई कौन सी है दोस्तों, शब्द है। आगे बढ़ते हैं हम।
पद कब कहलाता है? जब शब्द का प्रयोग हम वाक्यों में कर लेते हैं तो वही शब्द पद में बदल जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए दोस्तों, पदबंध। ये पदबंध क्या है? जब एक से अधिक शब्द या एक से अधिक पद, ठीक, मैंने यहाँ लिखा पद धन, पद धन पद, बराबर मिलके क्या बनाएंगे दोस्तों? पदबंध। पदबंध क्या है? एक दो तीन, तीन पद मतलब एक से अधिक पद या एक से अधिक शब्द जब आपस में इस प्रकार मिलते हो कि एक ही तरह का अर्थ देते हो। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि अर्थ कैसा देना चाहिए? एक ही प्रकार का अर्थ देना चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं? पदबंध कहलाते हैं। एक ही प्रकार का अर्थ देना चाहिए दोस्तों। एक से अधिक शब्द या एक से अधिक पद आपस में कुछ इस प्रकार मिले या इस तरह आपस में मिलके वाक्य या वाक्यांशों का निर्माण करें कि वो क्या दें? एक ही प्रकार का अर्थ प्रकट करें या दें, तब वो क्या कहलाएंगे? पदबंध। उदाहरण देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक मैंने उदाहरण लिखा है। मैंने क्या लिखा है? राम खाना खाते जा रहा है। राम तो करता है, ठीक। आगे देखिए, खाना खाते जा, यहाँ जो बात चल रही है, पद है आपका, शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है, सब एक शब्द है या पदबंध है। यहाँ बात खाना खाने की चल रही है, तो सिर्फ खाना खाने की ही बात हो रही है, इसमें कोई दूसरी बात शामिल नहीं है, ठीक। इसलिए ये सब क्या कहलाएंगे? आपके पदबंध। मैंने क्या बोला? एक से अधिक पद जब आपस में मिल जाते हैं लेकिन इस प्रकार मिलते हैं कि वो मिलके जो वाक्य का निर्माण करते हैं वो एक ही अर्थ या एक ही प्रकार का अर्थ देता हो, एक ही प्रकार के अर्थ को प्रकट करता हो, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? पदबंध कहलाता है, ठीक। ये आप ध्यान रखेंगे। पदबंध कुछ चार प्रकार के होते हैं, इसको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं जब हम वाक्य या वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत हम इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। फिर भी मैं बता दूं, पदबंध चार प्रकार के होते हैं: क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और विशेषण पदबंध। चार प्रकार के पदबंध होते हैं जिसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। पदबंध के बाद अगला टॉपिक या अगला क्या है वो देख लेते हैं। ये देखिए, हमने शब्द पढ़ा, हमने पद भी पढ़ लिया है, पदबंध भी हमने पढ़ लिया है। जब एक से अधिक पद आपस में मिल जाते हैं और कुछ इस प्रकार के वाक्यांशों के या वाक्यों का निर्माण करते हैं जो एक ही प्रकार के अर्थ को प्रकट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पदबंध। ये चार प्रकार के होते हैं, उदाहरण ये लिखा हुआ है। नीचे आ जाते हैं, देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है? उपवाक्य। ये उपवाक्य क्या होता है? कुछ लोग बोलते हैं सर उपवाक्य वाक्य से छोटा होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन ये उसकी सटीक या सही परिभाषा नहीं है। देखिए, उपवाक्य को हम समझ लेते हैं, जहां क्या हो? एक से अधिक समापिका क्रियाएं। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। पेपर में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे मिल ही जाता है प्रश्न, इससे पूछा जाता है। जब किसी वाक्य में क्या हो? एक से अधिक समापिका क्रियाएं हो। ये समापिका क्रियाएं क्या होती है मैं अभी आपको बताता हूँ। जब किसी वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं आ जाती है तो वह वाक्य किस में बदल जाता है? उपवाक्य में बदल जाता है या बट जाता है। वाक्य में जितनी समापिका क्रियाएं होंगी उसमें उतने ही ज्यादा क्या होंगे? उपवाक्य होंगे, ठीक। अब देख लेते हैं, पहले तो हम देखते हैं ये समापिका क्रियाएं क्या होती है। समापिका क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती है जो क्या करती हो? वाक्य को समाप्त करती हो। फिर से सुन लीजिए, समापिका क्रियाएं क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जो वाक्य को क्या करती हो? समाप्त करती हो। मैंने उदाहरण लिखा राम, मैंने यहाँ लिखा खेल रहा था। देखिए यहाँ ये क्रिया हमारे पास है, कौन सी क्रिया है? समापिका क्रिया है, जो क्या कर रही है? आपकी वाक्य को समाप्त करने का काम कर रही है, इसको ही हम समापिका क्रिया। लेकिन मैंने यहाँ क्या बोला है? उपवाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं आनी चाहिए, यहाँ तो केवल एक दिख रही है, इसलिए यहाँ उपवाक्य नहीं होगा। वाक्य में मैंने क्या बोला? जब एक वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होंगी तो वो वाक्य उपवाक्य में बट जाता है, और वाक्य में जितनी ज्यादा समापिका क्रियाएं होंगी उतने ही ज्यादा उस वाक्य में क्या होंगे? उपवाक्य। अब दूसरा उदाहरण से हम समझ लेते हैं। दूसरा उदाहरण मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, मोहन ने कहा कि तुम क्यों नहीं आए। देखिए इसमें कितनी समापिका क्रिया है? दो। एक देखिए कहा, एक देखिए क्यों नहीं आए। आपको दिख रहा है इसमें क्रियाएं कितनी है?
दो, एक तो आए वाली, कहा वाली। तो समापिका क्रियाएं कितनी होगी दोस्तों? दो। मैंने यहाँ क्या बताया वाक्य में कि जब किसी वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं आ जाए, मतलब वाक्य को समाप्त करने वाली क्रियाएं आ जाए, तो वो वाक्य किस में बदल जाता है? उपवाक्य में या फिर उपवाक्य में बट जाता है। अब यहाँ देखिए दो समापिका क्रियाएं हैं, तो ये वाक्य किस में बट गया है? उपवाक्यों में बट गया है। अब देखिए यहाँ नहीं कहा एक, क्यों नहीं आए, दो समापिका क्रियाएं होगी, तो वाक्य किस में बट गया है? उपवाक्य में। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के वाक्य होते हैं। मैं यहाँ आपको बता दूं कौन कौन से। प्रधान उपवाक, ये विस्तार से भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, चूंकि हम जान रहे हैं वर्णमाला की पृष्ठभूमि, तो हम पढ़ लेते हैं, आया है तो जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा, एक बार फिर से पढ़ लेंगे और पढ़ लेंगे। क्या है, जितना पढ़ेंगे हम नॉलेज हमको उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, उपवाक दो प्रकार के होते हैं, प्रधान उपवाक और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है दूसरा, आश्रित उपवाक। मैंने लिखा है प्रधान उपवाक और दूसरा लिखा है आश्रित उपवाक। प्रधान उपवाक ऐसा होता है जो किसी पे निर्भर नहीं होता, और नीचे आश्रित उपवाक। आश्रित उपवाक ऐसे उपवाक होते हैं जो किसी दूसरे वाक्य पे या उपवाक्य पे निर्भर रहते हैं। देखिए मैंने एक उदाहरण लिखा था ऊपर, मोहन ने कहा कि तुम क्यों नहीं आए। अब यहाँ प्रधान उपवाक या आश्रित उपवाक कौन सा है, कैसे पहचाने? देखिए प्रधान मतलब कि मुखिया, जो किसी पर निर्भर ना हो। प्रधान वाक्य कौन सा है? मोहन ने कहा कि, मोहन जो कह रहा है खुद कह रहा है, किसी की जरूरत नहीं है उसको, वो तो खुद बोल देगा। कोई रहे ना रहे, कोई सुने ना सुने, वो तो खुद बोल देगा। मोहन ने कहा मतलब वो कह देगा, वो किसी पे निर्भर नहीं है, इसलिए वो कौन सा वाक हो गया या कौन सा उपवाक हो गया दोस्तों? प्रधान उपवाक। आगे मैंने क्या लिखा है, तुम क्यों नहीं आए, ये आश्रित उपवाक है। क्यों? क्योंकि ये कहा किसने है? मोहन ने। अगर मोहन बोलेगा ही नहीं तो ये वाक तो हो गई नहीं, या ये उपवाक हो गई नहीं। अब मोहन ने बोला है चूंकि, इसलिए वो है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? ये जो उपवाक्य है वो किस पे निर्भर है? मोहन के कहने पे, इसलिए ये उपवाक कौन सा हो गया? आश्रित उपवाक। आश्रित मतलब दूसरे पे निर्भर होना, ये आश्रित उपवाक हो गया। और चूंकि मोहन खुद कह रहा है, वो किसी पे निर्भर नहीं है, तो ये कौन सा उपवाक हो गया? प्रधान उपवाक हो गया। ये आप ध्यान रखेंगे। आश्रित उपवाक भी यहाँ कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तीन। ये हम विस्तार से कब पढ़ेंगे? जब हम वाक्य विचार पढ़ेंगे तब इसको भी हम विस्तार से पढ़ने वाले। फिर भी मैं बता दूं कि आश्रित उपवाक तीन प्रकार के होते हैं ना, संज्ञा उपवाक और क्रिया उपवाक और विशेषण उपवाक। ये आपको ध्यान रखना है, तीन प्रकार के आश्रित उपवाक होते हैं। इसको भी हम विस्तार से आगे की कक्षाओं में पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है दोस्तों उपवाक हमने पढ़ा, फिर आता है हमारा वाक। जब इतनी सारी प्रक्रियाएं हमारी संपन्न हो जाती है तब जाके हम कहाँ पहुंचते हैं दोस्तों? वाक्य में। वाक्य क्या होते हैं? शब्दों की सार्थक इकाई या सार्थक शब्द, जिसको हम व्यवस्थित तरीके से जमा दें, लिख दें, या व्यवस्थित तरीके से व्याकरणिक दृष्टिकोण से उसको व्यवस्थित कर दें, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वाक्य। आप सब जानते हैं, मैंने अभी लिखा, ये वाक्य लिखा हुआ है, इसमें देखिए व्याकरणिक दृष्टिकोण भी सही है, कहीं से अशुद्ध नहीं लग रहा है, और शब्दों को भी व्यवस्थित क्रम में हमने रखा हुआ है। सार्थक शब्दों को व्यवस्थित जमाना, व्यवस्थित रखना या व्यवस्थित क्रम में लिखना या पढ़ना, उसको हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या पढ़ा था? ध्वनि या वर्ण। उसके बाद जो भाषा में वृद्धि हुई या व्याकरण में या फिर शब्दों में वृद्धि हुई, हम कहाँ पहुंचे दोस्तों? अक्षर में। और यही दोस्तों हमको किसका ज्ञान होता है? लिपि का। उसके बाद हम धीरे से जब आगे बढ़ते हैं, अक्षर से हमने क्या बनाया दोस्तों? शब्द, या मैं लिख दूं यहाँ पर पद। ठीक, इसके बाद हम कहाँ पहुंचे दोस्तों? पद बंध में। फिर हम कहाँ पहुंचे दोस्तों? पदबंध के बाद उपवाक्य में, और हमने इसमें वृद्धि किया तो हम कहाँ पहुंचे दोस्तों? वाक्य में। ये कुछ इस प्रकार से वृद्धि हुई है, तब जाके हमारा व्याकरण तैयार हुआ है या व्याकरणिक तैयार हुई है, हिंदी भाषा तैयार हुई है, किसी भी भाषा को तैयार किया गया है, लेकिन उसकी शुरुआत कुछ इसी प्रकार से हुई है। देखिए सबसे पहले ध्वनि या वर्ण। क्वेश्चन यही से उठता है दोस्तों, क्वेश्चन यही से उठता है। हिंदी भाषा या हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई आपको मालूम है कौन सी? वर्ण। दिख ही रहा है आपको, सबसे छोटी इकाई वर्ण। इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? अक्षर। इसलिए वो सबसे छोटी इकाई हो गई दोस्तों।
लेकिन कौन सी वाली सबसे छोटी इकाई? हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबसे छोटी इकाई। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पेपर में बहुत पूछा जाता है। जो वर्ण है वो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके अलावा एक और प्रश्न आ जाता है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी कौन सी इकाई दोस्तों? लिखित, लिखने वाली अक्षर या वर्ण हम उसी को कहते हैं, इसलिए हम लिखते भी इसी को हैं। ठीक, तो सबसे छोटी लिखित, और आगे लिख देता हूं मैं इकाई, हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? तो वो भी कौन सी है दोस्तों? वर्ण। और अगर पूछ लिया जाए पेपर में कि सबसे छोटी, मैंने यहां बोला मौखिक और लिखा मैंने इकाई, हिंदी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? तो आप क्या बोलेंगे? ध्वनि। क्या बोलेंगे? ध्वनि। कौन सी हिंदी भाषा की सबसे छोटी कौन सी मौखिक इकाई? और लिखित पूछ लिया तो फिर हम क्या बोलेंगे? वर्ण। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं जो इनसे संबंधित परीक्षा में पूछे जाते हैं। वर्ण क्या है? सबसे छोटी इकाई किसकी? हिंदी भाषा की। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न आ सकता है कि सबसे छोटी लिखित इकाई बताइए, हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है दोस्तों? तो वो है आपका वर्ण। फिर आगे नया प्रश्न तैयार होता है कि सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? हिंदी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। तो वो हम क्या बताएंगे? ध्वनि, क्योंकि ध्वनि को हम बोलते हैं और वर्ण अक्षर को हम लिखते हैं। लिपि का ज्ञान, अक्षर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शब्द का निर्माण कब होता है? कब होता है दोस्तों? हमने अभी पढ़ा है, जब एक से अधिक वर्ण आपस में मिल जाते हैं शब्द बन जाता है। ठीक, पद का निर्माण कब होता है? जब इन शब्दों को हम किन्हीं वाक्यों में या किसी वाक्यों में प्रयोग कर लेते हैं तो वही शब्द किस में बदल जाते हैं दोस्तों? पद में बदल जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो पद हम किसको बोलेंगे? वाक्यों का, सॉरी, शब्दों का वाक्यों में क्या करना? प्रयोग करना क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ठीक, यहां से एक बहुत ही आईएमपी या महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार होता है दोस्तों, जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है। कई बार हिंदी भाषा का या हिंदी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी इकाई दोस्तों? सार्थक इकाई, सबसे छोटी, ये लिख देता हूं मैं, सबसे छोटी कौन सी इकाई दोस्तों? सार्थक, जो अर्थ देने वाली हो। वर्ण या अक्षर अर्थ देते हैं क्या? नहीं। समझ लीजिए, यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा का, कोई अर्थ है क्या? नहीं। मैंने यहाँ लिखा माँ, कोई अर्थ है क्या? कोई अर्थ नहीं है इनका। या वर्ण या अक्षर का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ किसका होता है दोस्तों? शब्दों का अर्थ होता है, शब्दों का। प्रश्न क्या पूछ रहा है? हिंदी भाषा की सबसे छोटी क्या सार्थक इकाई कौन सी होती है या कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? शब्द। मैंने यहाँ बताया था आपको, लिख के फिर से लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ एक वर्ड आ, म, धन, इसमें क्या जोड़ दिया मैंने? माँ। तो शब्द क्या बन गया? आम। आम का तो अर्थ होता है, आम का अर्थ होता है, आप सबको पता है। मैंने यहाँ लिख दिया एक वर्ण जा, दूसरा वर्ण लिखा मैंने ना, शब्द क्या बन गया आपका? जन। जन मतलब जनता, आपको पता है। ठीक, ये जन बन गया। तो ये अर्थपूर्ण है, ये आम आपका अर्थपूर्ण है, लेकिन ये अर्थपूर्ण नहीं है। इसका मतलब वर्ण, ध्वनि, अक्षर का कोई अर्थ नहीं होता है दोस्तों। अर्थ किसका होता है? शब्द का या पद का। ठीक, प्रश्न क्या बनता है हमारा? हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी? सार्थक इकाई, क्या करने वाली? अर्थ देने वाली या अर्थ के साथ रहने वाली। कौन सी है? शब्द या पद। ठीक, पदबंध कब बनते हैं? जब आपस में ढेर सारे शब्द मिल जाते हैं। ठीक, उपवाक कब बनते हैं? जब ढेर सारे क्या हो? समापिका क्रियाएं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। जब वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं रहती है तो किसका निर्माण होता है? उपवाक्यों का निर्माण होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वाक्य, आप सभी को पता है कि वाक्य क्या है? वाक्य क्या है? हमारे शब्दों को व्यवस्थित तरीके से या सार्थक शब्दों को व्यवस्थित क्रम में जमाना, उसको हम वाक्य बोलते हैं। अब वाक्य से कौन सा प्रश्न आपका तैयार होता है? ठीक, हिंदी भाषा में देखिए प्रश्न आ भी गया है। हिंदी भाषा में भाव या, देखिए मैंने क्या लिखा? भाव या भावार्थ। हिंदी भाषा में भाव या भावार्थ देने वाली सबसे छोटी इकाई। देखिए, भाव या भावार्थ देने वाली सबसे छोटी, ये कुछ छोटी छोटी बातें दोस्तों जो हमको बहुत ही कम पढ़ने को मिलती है।
कुछ चीजें तो हमको किताब में भी नहीं मिल पाती है, कुछ इधर उधर से हम जुटाने की कोशिश करते हैं, वहां से भी हमको नहीं मिल पाती। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बोला हूँ पहले कि आप हिंदी भाषा को क्रम से पढ़ें। क्रम से पढ़ने का मतलब क्या है, पहले आप उसके वर्ण विचार को समझें, स्वर और व्यंजन को समझें। अभी हम स्वर व्यंजन पढ़ेंगे, देखना आप कैसे उसमें चक्का खा जाती है। जब वो क्लियर हो जाए आप संधि को पढ़ें, उसके बाद आप शब्द विचार में जाएं, फिर आप वाक्य विचार में जाएं। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आप अच्छा परिणाम लेंगे। और आप कहीं से भी उठा के कुछ भी पढ़ लिए, या फिर ऐसे कहते हैं ना कि घर बनाते हैं तो उसकी नींव मजबूत होना चाहिए, तो घर भी मजबूत होता है। वैसे ही हमारी हिंदी भाषा है, आप क्रम से पढ़ेंगे, उसकी नींव को मजबूत करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, ट्रिकी क्वेश्चन से बचिए। ठीक, नींव मजबूत होगी तो घर आपका ऑटोमेटिक मजबूत होगा। चलिए हम किसकी बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा में भावार्थ देने वाली सबसे छोटी भावार्थ, भाव हमारे भावों को प्रकट करना, भावार्थ भाव से संबंधित अर्थों को प्रकट करना। तो भाव, हमारे भाव या भाव से संबंधित अर्थ कौन प्रकट करता है दोस्तों, वाक्य करता है क्या, नहीं, शब्द करता है क्या, शब्द या पद करता है क्या। मैंने एक शब्द लिखा, देखिए यहाँ वही शब्द जो पुराना मैंने बताया था, कम लिख दिया मैंने, कम। अब कोई अर्थ आपको पता चल रहा है, ये तो पता चल रहा है कम मतलब थोड़ा है, लेकिन हमारे अंदर के भाव क्या पता चल रहे हैं क्या, उससे भाव पता चल रहे हैं क्या, या हमारे अंदर उससे भाव क्या आ रहे हैं, उसका अर्थ क्या है वो हमको पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, वाक्य, उसका उत्तर होगा वाक्य। क्यों उत्तर होगा, क्योंकि वाक्य ही ऐसी इकाई है, या वाक्य ऐसी इकाई है जो क्या करती है, उनको भाव या भावार्थ प्रदान करती है। कैसे, इसी शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। मैंने एक उदाहरण ऊपर लिखा था, वही मैं फिर से लिख देता हूं, मैंने आज कम खाया है। देखिए मैंने एक वाक्य में प्रयोग कर दिया है इसी शब्द या पद को, ये शब्द या पद को मैंने किसमें दोस्तों, वाक्यों में प्रयोग कर दिया। ये भी ध्यान रखना, ये जो कम वाक्य में लग जाता है या प्रयोग में लाया जाता है तो सब पद में बदल जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। क्या, शब्द को जो वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो किस में बदल जाता है, पद में बदल जाता है, ये ध्यान रखना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हम बात कर रहे हैं किसकी, वाक्य की, जो क्या करते हो, भाव या भावार्थ हमको प्रदान करते हो। भाव या भावार्थ किस तरह करते हैं वो देखते हैं हम। देखिए मैंने इस शब्द को क्या कर दिया है, वाक्य में प्रयोग कर लिया है, मैंने आज कम खाया है। पूरा पूरा भाव या उसका हमारे अंदर जो भाव है उसका अर्थ हमको दे रहे हैं। क्या भाव है कि कम खाने का भाव हमारे अंदर है जो हम प्रकट कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी को मैं अकेला लिखता तो वो हमारे अंदर का भाव प्रकट नहीं हो रहा था, इसलिए ये इकाई नहीं होगी। क्या होगी, भाव या भावार्थ प्रकट करने वाली या देने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्या, वाक्य। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए हमने कितने प्रश्न परीक्षा की दृष्टिकोण से तैयार कर लिए हैं, आपको ध्यान रखना है। वाक्य की सबसे छोटी, हिंदी भाषा की, सॉरी, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण। हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, वर्ण। अगर पूछा गया कि सबसे छोटी हिंदी भाषा की मौखिक इकाई कौन सी, तो फिर क्या आएगा दोस्तों, ध्वनि। आप गलती नहीं करेंगे, फिर आएगा ध्वनि। ठीक, लिपि अक्षर, क्या किया हमने, इन्हीं वर्ण या ध्वनियों को क्या किया, विशेष चिन्हों से व्यक्त किया, मतलब उनकी आकृति हमने तैयार कर दी। फिर आगे शब्द क्या होते हैं, तो जब एक से अधिक वर्ण या एक से अधिक अक्षर आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, शब्द। इन्हीं शब्दों को जब हम वाक्यों में प्रयोग कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, पद। ये अगला। फिर हमने क्या पढ़ा, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होती है, तो शब्द। सार्थक मतलब अर्थ देने वाली, सबसे छोटी होती है शब्द, और सबसे बड़ी वाक्य। ठीक, पदबंध, बहुत सारे पद आपस में मिल जाते हैं तो पदबंध बनता है। बहुत सारे समापिका क्रियाएं मिल जाती है तो उपवाक्य बन जाता है। और वाक्य को हमने देखिए कुछ इस प्रकार से इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले दिनों में यह बहुत ही काम आने वाला है। ये कहीं कहीं किताबों में भी इतना विवरण से आपको नहीं मिल पाता, कहीं इधर उधर आप जहाँ से भी पढ़ते हो शैक्षणिक संस्थाओं में भी कुछ चीजें छूट जाती, मिलता भी है तो अच्छी बात है, आपका ज्ञान और बढ़ते जाएगा। आप यहाँ से लें, जहाँ से मिल रहा है वहां से लें,